अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दी सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारा वैसे तो लास्ट टॉपिक है हमारे कोर्स का, लेकिन जो है ना मैंने इस टॉपिक को जो है ना दो सेक्शंस में डिवाइड किया क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। तो इसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इनके वीडियो हमारी आज है और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हमारे लास्ट वीडियो होगी। उस वीडियो में हम इस टॉपिक को जो है ना वो कंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो बेसिकली आज टॉपिक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक हमारे कोर्स का है, वो है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कि हमारे पास C++ के अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से क्या मुराद होती है, क्या होती है। तो हम इसको देखते हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं कि C++ में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। सो बेसिकली आप लोगों को याद होगा, जब मैंने आप लोगों को प्रोग्रामिंग का ये सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ी थी और उसके अंदर हम एक हेडर फाइल पास करते थे IOStream के नाम से। तो जब मैंने वो आपको पढ़ाई थी तो मैंने तब आपको बताया था कि IO का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो आज हम उसकी डिटेल में जाने लगे कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी पब्लिक क्लासेस अवेलेबल होती हैं, कौन कौन सी पब्लिक क्लासेस किस किस तरह से वर्क करती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो आज बेसिकली जो हमारी डिस्कशन जितनी भी होगी वो सारी डिस्कशन हमारी किस पर होगी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पर ही होगी। बेसिकली हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज आती हैं और किन किन लाइब्रेरीज के अंदर फर्दर हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो हम आगे कुछ डायग्राम्स हैं उनके थ्रू भी इनको वन बाय वन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा डिटेल में फिर वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। और कुछ टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे इससे रेलिवेंट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से रेलिवेंट, और जो रिमेनिंग होंगे वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी का जो सेकंड पार्ट होगा इंशाल्लाह उसमें हम जो है ना वो रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हमारा जो है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है वो भी हम उसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके तो हमारा कोर्स जो होगा इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, ये बेसिकली स्ट्रीम बेस्ड करती है स्ट्रीम के ऊपर, कि जिसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रीम, अब देख जब भी स्ट्रीम की बात होती है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की अगर हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम स्ट्रीम डिस्कस करें तो विच मींस कि हम स्ट्रीम किसी न किसी बाइट के सीक्वेंस में हम स्ट्रीम इनका अलाइन करते होते हैं, चीज़ों का अलाइन करते होते हैं। जब अरे की जैसे बात करें, अगर अरे में हम क्या करते होते हैं कि हम इंडेक्सिंग के ऊपर जो है ना वो डेटा को स्टोर करवाते होते हैं स्पेसिफिक, तो एक सीक्वेंस होता है उस पर इंडेक्सिंग का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। इसी तरह अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम भी क्या होती है, एक तरह से सीक्वेंस होता है, लेकिन वो बाइट्स का सीक्वेंस होता है, जो जिसके अंदर क्या होता है इन और आउट फ्लो हो रहा होता है हमारे पास डेटा का, या प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं इन या आउट फ्लो को जो है वो देख रहे होते हैं। इसके अगर हम इनपुट ऑपरेशन की बात करें, अगर हम इनके IO ऑपरेशंस के अंदर, IO प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करें इनपुट ऑपरेशंस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि डेटा बाइट्स होती है ना वो फ्लो करती हैं जो हमारे पास इनपुट सोर्स होता है उससे प्रोग्राम की तरफ। जबकि अगर आउटपुट सोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो डेटा बाइट्स होती हैं वो फ्लो करती हैं प्रोग्राम से आउटपुट सिंक की तरफ के, जो भी हमारा आउटपुट सिंक होता है उसकी तरफ क्या होती है डेटा बाइट्स मूव करती हैं। लाइक अगर हम इसको डायग्राम समझना चाहें तो देखिए ये C++ प्रोग्राम है, ये एरो साइन हमें बता रहा है कि इनपुट के केस में हमारे पास इनपुट सोर्स से प्रोग्राम की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो कर रही है स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम जो वो फ्लो कर रही है इनपुट से प्रोग्राम की तरफ। और अगर हम आउटपुट स्ट्रीम की बात करें तो देखिए ये प्रोग्राम से कहां पर फ्लो कर रही है, आउटपुट सिंक के ऊपर, जो ये कंसोल आपके एप्लीकेशन भी अगर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है तो आपके पास कंसोल का जो एनवायरनमेंट है वहां पे इनके आपको शो हो जाएगा। अगर कोई फाइल के अंदर आपने रिकॉर्ड स्टोर करवाना है देन आपको वहां पे शो हो जाएगा। अगर नेटवर्क के ऊपर आप डेटा को शो करवाना चाहते हैं या नेटवर्क के ऊपर डेटा हैंडलिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो देन आपको वहां पर रिजल्ट शो हो जाएंगे। या अगर आप प्रोग्राम के अंदर ही उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करें तो देन वहां पर वो आपको जो है ना इनके आउटपुट जो स्ट्रीम होती है वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर आप उसको देख सकते होते हैं। तो अगर और इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू भी समझें तो आप लोगों को याद होगा कि हमने C++ प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट की थी तो हमने C इन और C आउट का बहुत ज़्यादा डे फर्स्ट से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो C इन और C आउट बेसिकली क्या है, C इन आपकी क्या है इनपुट स्ट्रीम है और C आउट आपकी क्या है आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है ना। ये फर्दर इनपुट स्ट्रीम I स्ट्रीम और O स्ट्रीम से फर्दर जो है ना इनके हमारे पास ये क्लासेस जो है ना वो इनहेरिट हुई भी होती हैं और वहाँ से हम जो है ना इनको कॉल करवा रहे होते हैं। जब भी हम C इन लिखते होते हैं तो C इन लिखने का मतलब क्या है कि हम इनपुट स्ट्रीम से हम उसको कॉल करवा रहे हैं, और अगर हम C आउट लिखते होते हैं तो आउटपुट स्ट्रीम से हम उसे कॉल करवा रहे होते हैं।
तो यहाँ पर ये देखें कि अगर आपके पास डेटा आ रहा होता है, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सी इन लाइन पर जैसे ही प्रोग्राम पहुंचता होता है तो वो क्या होता है, वहां पे आके हेल्ड हो जाता है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और आपको आउटपुट स्क्रीन पर ले आता है और वहां पे आके कर्सर जो है ना ब्लिंक करने लग जाता है। वो रीजन क्या होती है कि वो रीजन बेसिकली इसकी पॉइंट ये होती है कि वो प्रोग्राम जो है वो वेट कर रहा होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए कि यूजर उसको कोई ना कोई इनपुट वहां पे प्रोवाइड करे। तो जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, कीबोर्ड्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, या अगर हम किसी फाइल से डायरेक्ट इनपुट ले रहे होते हैं तो वो फाइल हम पास कर रहे होते हैं वहां पे, या अगर नेटवर्क से कुछ इनपुट आ रही है तो वो नेटवर्क से हम इनपुट ले, या अगर किसी और प्रोग्राम से इनपुट आ रही है तो देन वो किसी और प्रोग्राम से वो इनपुट वहां पे ले रहा होता है। लेकिन कुछ देर के लिए उसने वहां पर वेट जरूर करना होता है जितने देर में वो इनपुट का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो वो देखें वो हमेशा क्या होता है कि आपके पास जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन से कहां पर आता है, प्रोग्राम के अंदर के इनपुट वो यूजर से लेता है स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर, और कहां पर ले आता है वो प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना, वेरिएबल के अंदर जहां आपने स्टोर करवाना है या किसी अरे में स्टोर करवाना है या किसी लिस्ट में स्टोर करवाना है, जिस तरह भी वो आपके अपने इनके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो वो क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर आता है। लेकिन जो आउटपुट होती है वो हमेशा प्रोग्राम से कहां पर आपको नजर आती होती है, प्रोग्राम से स्क्रीन पर नजर आती है। तो जो आपका आउटपुट स्ट्रीम का जो फ्लो होता है वो हमेशा प्रोग्राम टू आउटपुट सिंक की जानिब होता है। उसके बाद अगर इंटरनल डेटा फॉर्मेट्स की बात करें कि हमारे पास इंटरनल डेटा फॉर्मेट्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, तो ये कुछ डेटा फॉर्मेट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट की अगर बात करें तो उसमें कैरेक्टर होता है या डब्ल्यू कैरेक्टर होता है, इंट, फ्लोट, डबल, ये हमारे पास कहीं डिफरेंट टेक्स्ट के लिए डेटा फॉर्मेट्स होते हैं, इंटरनल डेटा फॉर्मेट्स। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट्स की बात करें तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आस्की कोड, आप लोगों ने आस्की कन्वर्जन्स भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपने आस्की कन्वर्जन्स के थ्रू देखा होगा हम आस्की कोड में कन्वर्ट करते हैं अपनी डेटा को। तो बेसिकली जो हमारे पास यूएस आस्की है वो भी क्या है, एक एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट है। इसके अलावा ISO 88591 ये भी हमारे पास एक एक्सटर्नल फॉर्मेट है। UCS2, UTF-8, आप लोग उर्दू लैंग्वेज के लिए अगर काम करें, उर्दू लैंग्वेज पर, जैसे अब हम उर्दू बोलते हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग मोस्टली उर्दू बोलते हैं, तो हमारे इनके उर्दू लैंग्वेज को अगर आपने देखना, उर्दू लैंग्वेज के बैंड जो कोड होता है वो UTF-8 मोस्टली जो है ना वो इस्तेमाल, या UTF-16 इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट जो है ना हमारे पास एक्सटर्नल जो है ना डेटा फॉर्मेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को फर्दर जो है ना अपने प्रोग्राम्स के अंदर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करके हम उस पर जो है ना वर्किंग परफॉर्म करते होते हैं। उसके बाद C++ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें, C++ प्रोवाइड्स बोथ द फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो C++ के अंदर हमारे पास फॉर्मेटेड फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं और अनफॉर्मेटेड भी। तो ये जो है ना दोनों के साथ डीलिंग परफॉर्म करती होती है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के अंदर हम दोनों किस्म के फंक्शन साथ जो है ना बेसिकली डील करते होते हैं, चाहे वो फॉर्मेटेड हो चाहे अनफॉर्मेटेड हो। सो अगर हम फॉर्मेटेड की बात करें तो फॉर्मेटेड क्या होते हैं, हाई लेवल इनपुट आउटपुट, हमारे पास इनको हम हाई लेवल इनपुट आउटपुट भी बोलते होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि बाइट्स आर ग्रुप्ड एंड कन्वर्टेड टू टाइप सच एज इंट, डबल, स्ट्रिंग और यूजर डिफाइंड टाइप। कि इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, जो टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनको हम, या टाइप के जो ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं हम उनको क्या करते होते हैं, इंटीजर डेटा टाइप में या डबल डेटा टाइप में या स्ट्रिंग डेटा टाइप में, या अगर कोई यूजर अपनी मर्जी की कस्टम डेटा टाइप डिफाइन करता होता है प्रोग्राम के अंदर तो हम उसके हिसाब से जो है ना बेसिकली फॉर्मेटेड के अंदर हम कन्वर्ट करते होते हैं। इसकी अगर सादा सी मिसाल लें कि जो मोस्टली हम प्रोग्रामिंग करते होते हैं वो मोस्टली हम फॉर्मेटेड डेटा के ऊपर करते होते हैं कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम इनपुट दे रहे होते हैं और फर्दर उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करके हम उससे आउटपुट्स ले रहे होते हैं। तो मोस्टली जो हम प्रोग्रामिंग करते होते हैं वो हम किस पे कर रहे होते हैं, फॉर्मेटेड डेटा के ऊपर। लेकिन इसके अलावा जो C++ है वो हमें अनफॉर्मेटेड डेटा के ऊपर भी काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर हम अनफॉर्मेटेड डेटा को डील करना चाहें तो वो इस इनके प्रोग्रामिंग की तरह हम उसको भी डील कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल इसकी आपको दूं, आप लोगों में से शायद कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो पाइथन से फेमिलियर हों कि पाइथन जो है ना वो एक लैंग्वेज है जिसके अंदर फर्दर जो है ना हम क्या असल में वो हम इसलिए भी ज़्यादा रेफर करते होते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज जो है ना वो बिल्ट इन अवेलेबल हैं। और पाइथन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है कि अगर C++ की बात करें, नो डाउट ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं जो हमारे पास C++ के अंदर जो है ना या C के अंदर वो अवेलेबल नहीं है।
सो वो एक तरह से अगर देखा जाए फंक्शनलिटी सबकी अपनी अपनी होती है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास C++ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस हैं। और अगर हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना चाहते हैं तो देन पाइथन बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक अच्छी लैंग्वेज है। आप उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बिल्ट इन लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो अगर आप एक किसी एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप एक इमेज के डिफरेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि वो किस किस्म के फीचर्स हैं, उन पर किस किस्म की आपको वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, आप जस्ट क्या उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके लिए पाइथन की कुछ डिफरेंट लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, एक इमेज से उसके फीचर्स को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देन उन पर फर्दर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग परफॉर्म करते होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक एग्जाम्पल ये अनफॉर्मेटेड डेटा की है कि उसमें हमें फॉर्मेट का नहीं पता कि अगर इमेज है, इमेज किस फॉर्मेट में आपके पास आएगी हमें नहीं पता। वो ठीक है, हम ये अक्सर ये कहते हैं कि जी इमेज है तो वो जेपीजी फॉर्मेट में हो जाएगी या जो है ना पीएनजी फॉर्मेट में हो जाएगी, ठीक है, या बीएमपी फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्मेट जो इमेजेस के हम उसी फॉर्मेट में आएगी। ये चीज तो इनके हाफ पोर्शन तो फॉर्मेटेड, लेकिन उससे जो हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मेट अगर फिक्स नहीं है, उसका फॉर्मेट हमें नहीं मालूम, इनका अगर हम मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं किसी भी हवाले से, तो उस केस में वो क्या है, हमारे पास वो जो डेटा होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होगा, वो क्या होगा, हमारे पास अनफॉर्मेटेड फॉर्म में होगा। तो हम बेसिकली C++ भी इस किस्म के डेटा को जो है ना वो हैंडल करने की फंक्शनलिटीज जो है ना वो प्रोवाइड करती होती है। सो इन अनफॉर्मेटेड और लो लेवल इनपुट आउटपुट बाइट्स आर ट्रीटेड एज रॉ बाइट्स एंड अनकन्वर्टेड, कि इस केस में हमारे पास जो बाइट्स होती हैं वो रॉ बाइट्स के तौर पे ट्रीट की जाती हैं और वो अनकन्वर्टेड होती है, उनको हम किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हम फॉर्मेटेड डेटा में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इंटीजर में कोई वैल्यू है तो हम उसे डबल में भी कन्वर्ट कर लेते होते हैं, या डबल की वैल्यू को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनके डिफरेंट डेटा टाइप, हमें इनके टाइप कास्टिंग जिसको हम लोग बोलते होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हम टाइप कास्टिंग फॉर्मेटेड डेटा के ऊपर परफॉर्म इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्मेटेड डेटा की बात करें तो वहां पे टाइप कास्टिंग जो है ना वो परफॉर्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वो अनकन्वर्टेड होता है वो डेटा हमारे पास। Formatted input output operations are supported via overloading this stream insertion। जो आपके पास ये सिंबल नजर आ रहा है, ये बेसिकली स्ट्रीम इंसर्शन के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। सी आउट और सी इन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा है कि हम सी जब इन करते होते हैं तो हम जो है ना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और जब सी आउट कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इंसर्शन जो स्ट्रीम इंसर्शन स्ट्रीम ऑपरेटर जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो है इनके ऑपरेटर्स हैं, इंसर्शन स्ट्रीम ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम ऑपरेटर, ये प्रेजेंट करते हैं कंसिस्टेंट पब्लिक इनपुट आउटपुट इंटरफेस को, कि हमारे पास जो पब्लिक इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी कॉल करते ही हमें क्या होता है, इनकी एक्सेस मिल जाती होती है। तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट फंक्शनलिटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट C++ प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, वो स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जब मैंने आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाना स्टार्ट की थी, यानी कि ये सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर्स हमारे हैं, जो पहले 2 लेक्चर्स हैं उनमें गालिबन मैंने आपको जो है ना ये चीज़ बहुत डिटेल में बताई थी कि कंस्ट्रक्टर इनका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है बैकएंड पे, कि जब आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी आप कॉल करते हैं और उसके बाद आप सी इन कर रहे हैं, तो सी इन जैसे या सी आउट अगर आप लिखते होते हैं तो वो क्या करती है, पहले वो एक बेसिकली क्लास है, वो उसका ऑटोमेटिकली क्या करती है, ऑब्जेक्ट कॉल करवा लेती है, और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास बैकएंड पे अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास यानी कि रन टाइम पे जो है ना वो क्रिएशन परफॉर्म हो रही होती है ऑब्जेक्ट्स की, लाइब्रेरीज के जो क्लासेस या फंक्शन हम या ऑब्जेक्ट्स कॉल कर रहे होते हैं उनके रन टाइम पे क्रिएशन हो रही होती है, और रन टाइम पे हम उनको क्या कर रहे होते हैं, खत्म भी कर रहे होते हैं। वो आगे हम अभी देखेंगे कि हम किस तरह से जो है ना ये टास्क भी परफॉर्म कर सकते होते हैं। उसके बाद जो सेकंड टास्क होता है वो क्या होता है, कनेक्ट द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू एन एक्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल सी इन जैसे ही करते हैं तो जहां पर भी जब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए सी इन पर जैसे आता है तो वो क्या करता है, यूजर से इनपुट का वेट करना स्टार्ट कर देता होता है। तो जब तक यूजर वेट इनके इनपुट नहीं देता तब तक प्रोग्राम क्या करता है, वेटिंग स्टेट में रहता है, वेटिंग स्टेट में वो एग्जिस्ट करता रहता है। और जैसे यूजर कीबोर्ड से या माउस से या किसी भी इनपुट डिवाइस से वो जैसे ही इनपुट देता होता है तो फौरन से प्रोग्राम इनपुट लेकर क्या करता है, फर्दर आगे मूव ऑन कर जाता है। तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो ये एसोसिएशन का होता है कि हमारे पास जो भी
हमारे पास लाइब्रेरी या जो भी हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करें, इनपुट स्ट्रीम जो है ना वो यूज़र से इनपुट ले, यूज़र डिवाइस जो भी है, जो भी इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू इनपुट लेकर आए। पर उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होता है, परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन दी स्ट्रीम वाया दी फंक्शन डिफाइंड इन दी स्ट्रीम्स पब्लिक इंटरफेस इन अ डिवाइस इंडिपेंडेंट मैनर। अब देखें कभी भी आपने अगर नोट किया हो कि आप अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं C++ के अंदर, आपने सी इन कहीं पे भी लिखा है, ठीक है ना, कुछ भी यूजर से इनपुट कहीं पे भी लेना चाह रहे हैं, क्या कभी आपने ये देखा है कि उसके लिए आपको मार्केट जाकर कोई ख़ास किस्म का कीबोर्ड परचेज करना पड़ता हो और उस कीबोर्ड के थ्रू ही सी इन के फंक्शन में वैल्यू जो है ना, सी इन का जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लास हमारे पास कॉल हो रही है उसके थ्रू, तो उसके अंदर सिर्फ वही वैल्यू पास हो रही हो जो उस स्पेसिफिक किस्म के कीबोर्ड से जो है ना आप वहाँ पे एंटर करें, और बाकी अगर आप किसी भी किस्म के कीबोर्ड से कोई वैल्यू पास करें या एंटर करें तो वो इनपुट ना ले। कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं ना। तो बेसिकली वो क्या हो रहा होता है कि बैक एंड पे जो है ना वो इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है कि वो फंक्शन जो हम डिफाइन करते होते हैं, जो पब्लिकली फंक्शन अपना सी इन का फंक्शन पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो वो क्या करता है, डिवाइस की इंडिपेंडेंट मैनर्स में जो है ना डिवाइस को क्या कर रहा होता है, वो कन्फिगर करवा रहा होता है, डिवाइस के इंटरफेस को जो है ना वो कॉल करवा रहा होता है। सम फंक्शंस कन्वर्ट द डेटा बिटवीन द एक्सटर्नल फॉर्मेट एंड इंटरनल फॉर्मेट। तो इसके कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ डेटा को एक्सटर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और कुछ को इंटरनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो फॉर्मेटेड IO व्हाइल अदर डज नॉट तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इनके फॉर्मेट किसी भी किस्म के फॉर्मेट कन्वर्ट नहीं कर रहे। लाइक अगर आप कहीं पे आपको कोई डेटा को किसी और फॉर्मेट में, आपको डेटा किसी और फॉर्मेट में मिल रहा है, आप टाइप कास्टिंग परफॉर्म करके उसे किसी और फॉर्मेट में जो है ना वो गेट कर लेते होते हैं। आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे तो आप लोग खुद भी देखेंगे कि हम जब इनके एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई डेटा किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आ रहा है तो हम उसको अपनी यूज के हिसाब से इनके फॉर्मेटेड डेटा के ऊपर फर्दर टाइप कास्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसी कन्वर्जन परफॉर्म करते होते हैं, और कन्वर्जन परफॉर्म करके हम उस डेटा को डिफरेंट फॉर्म में जो है ना उससे इंफॉर्मेशन या डेटा जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करते होते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा हो कि कुछ पॉइंट्स या कुछ लोकेशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे हमारे पास डेटा तो आ रहा होता है लेकिन वहां पर हम किसी किस्म के कन्वर्जन परफॉर्म नहीं करते, डायरेक्टली उस डेटा को उसी फॉर्मेट में जो है ना फर्दर यूटिलाइज कर लेते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हम इनके कन्वर्जन परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो हमारे पास पोर्ट अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए फिर फर्दर हमें जो है ना डिफरेंट लाइब्रेरीज खुद से डेवलप करनी पड़ती हैं उस किस्म के डेटा को हैंडल करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होता है हमारे पास वो होता है डिस्कनेक्ट द स्ट्रीम टू द एक्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस, कि हम जो हमारे पास स्ट्रीम होती है हम उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि जब हमारा टास्क परफॉर्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दें। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप इनपुट देकर एंटर प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, जो इनपुट डिवाइस है उसे डिस्कनेक्ट करवा देता है, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको डिस्कनेक्ट करवा देता है। अब अगर आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस भी करते हैं तो उसका प्रोग्राम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता प्रोग्राम अपना जिस फ्लो से उसने एग्जीक्यूट होना वो उसी फ्लो से क्या होता है, एग्जीक्यूशन उसकी कंटिन्यू रहती है। तो आपके इनके अगर कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसका ऐसा कोई इनपुट मजीद पास वहां पे वो नहीं करता जब तक कि मजीद दोबारा वो किसी इनपुट की कमांड पर नहीं पहुंचता। और एट द एंड क्या होता है, फ्री द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। जब ये सारा टास्क परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट उसने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है वो उसे क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली फ्री कर देता होता है। उसके बाद अगर हम हेडर की बात करें, जैसे कि आईओ स्ट्रीम बेसिकली हमारा आज का पूरा लेक्चर, जितने भी हमारी डिस्कशन है आज की और नेक्स्ट लेक्चर की, वो तकरीबन इसी बात पे और कुछ बातें बार बार रिपीट भी होंगी। सो मैं कोशिश करूंगा कि हम लेक्चर को ना जल्द से जल्द वाइंड अप करें ताकि जो बातें हम बार बार करना की ज़रूरत है हमें उनको एटलीस्ट हम एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं तो उनको बार बार रिपीट हम ना करें। सो C++ IO इज़ प्रोवाइड इन हेडर्स। IO स्ट्रीम के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है C++ के जितने प्रोवाइडर्स होते हैं, विच इंक्लूड iOS इनके इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम एंड स्ट्रीम बफर के स्ट्रीम बफर भी हमारे पास कहाँ पे, वहीं पे अवेलेबल होती है। इसके अलावा फाइल स्ट्रीम भी वहीं पे हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा स्ट्रिंग स्ट्रीम भी जो है हमारे पास वो इनके हेडर फाइल के अंदर ये अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास IO मैनिपुलेशन या IO मैनिपुलेटर जो होती है उसकी स्ट्रीम भी जो है हमारे पास वो क्या होती है, हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल होती हैं। अगर हम IO मैनिपुलेशन स्ट्रीम्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास होता है सेट W। ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए कुछ फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं।
सेट डब्ल्यू या सेट प्रिसीजन, सेट फिल, ठीक है ना, सेट बेस। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमारे पास स्ट्रीम्स के अंदर जो हेडर फाइल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू जो है ना इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लें ताकि आपको अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। देखें, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है iOS पढ़ी हुई है आपने, क्या iOS बेसिक जो बेसिक आप लोगों ने स्ट्रीम पढ़ी है वो ये पढ़ी हुई है। इससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि ये जो हम सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इनका मतलब क्या है। जो आपको ये डॉटेड लाइन में सिंबल नजर आ रहा है ऑरेंज से कलर का, ये हेडर के लिए हम डिनोट कर रहे हैं। जो हम हेडर फाइल ऊपर डिक्लेयर करते हैं ना प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के अंदर, हैशसाइन इंक्लूड iostream.h, conio.h, math.h, तो ये जो हमारे पास होता है बेसिकली .h तो वो हेडर फाइल को डिनोट कर रहा होता है ना। असल जो हमारे पास हेडर फाइल होती है वो क्या होती है, iostream या मैथ, ये हमारे पास क्या है, या कोनियो, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हेडर फाइल होती है हमारे पास। तो ये जो आपको सिंबल है, ये जो आपको नजर आ रही है हेडर फाइल को डिनोट कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो ब्लू से कलर का आपको शेप नजर आ रही है ये हमारे पास टेम्पलेट क्लास को जाहिर कर रहा है। और ये ग्रीन कलर का जो है ना ये इंस्टेंटिएशन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करवा रहे हैं तो उसके लिए ये हमारे पास है। और उसके अलावा जो आपको ये ग्रे कलर का नजर आ रहा है बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट को जाहिर कर रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट जहां पर बनाते होते हैं तो ऑब्जेक्ट को जाहिर करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन है तो आप यहाँ से देखकर भी जाना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या है, हेडर फाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड के साथ हम क्या लिखते हैं, iOS लिख दें या iStream लिख दें या आउटपुट स्ट्रीम लिख दें या स्ट्रीम बफर लिख दें। तो उनके अंदर फर्दर हमारे पास क्या है, हम उसके थ्रू इन जो है ना फर्दर क्लासेस को कॉल कर सकते होते हैं, फर्दर इनके ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकते होते हैं। तो अगर हम सी इन की बात करें तो सी इन और सी आउट की अगर मोस्टली हम यही इस्तेमाल करते होते हैं। तो इनकी अगर बात करें तो देखें सी इन क्या आपके पास इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है ना, और इनपुट स्ट्रीम की अगर बात करें तो इनपुट स्ट्रीम के अंदर फर्दर हमारे पास क्या है, ये देखें इनपुट आउटपुट बेस इसके अंदर हमारे पास प्रोवाइड होती है जो iOS के अंदर अवेलेबल होती है। ये अलग से एक हेडर है, उसके बाद ये आपके सामने एक अलग से हेडर है जिसमें इनपुट स्ट्रीम को हैंडल कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट स्ट्रीम को हम हैंडल कर रहे हैं जो सी आउट से रेलिवेंट होती है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा फाइल स्ट्रीम की अगर बात करें तो फाइल स्ट्रीम के अंदर हम क्या है, जो फाइल से रेलिवेंट जितने भी फीचर्स होते हैं हमें जो उनको डीलिंग करनी होती है वो हम फाइल स्ट्रीम के थ्रू परफॉर्म करते होते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग स्ट्रीम की बात करें, एस स्ट्रीम हमारा स्ट्रिंग स्ट्रीम है, तो अगर अब स्ट्रिंग से रेलिवेंट जितने भी ऑपरेशन हम डील कर रहे होते हैं उसके लिए बैकएंड पे जो लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है या जो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो ये देखिए ये बिल्ट इन आपके सामने अवेलेबल है, ये टेम्पलेट क्लासेस वगैरह आपके सामने अवेलेबल है। हम इनको इस्तेमाल करके फर्दर जो है ना वो आगे यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्ट्रीम बफर के अंदर देखें तो स्ट्रीम बफर के अंदर हमारे पास ये भी जो है ना फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, हम इनके थ्रू भी जो है ना डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो आईओ मैनिपुलेशन के अंदर, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि आईओ मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास ये फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। इनको इस्तेमाल करके हम अपनी इनके जरूरत के हिसाब से जहां पर हमें जिस फंक्शन की जरूरत होती है वो फंक्शन इस्तेमाल करके हम फर्दर उस पर जो है ना अपने कोड में जो है ना फर्दर अपने जो टास्क हम परफॉर्म करना चाह रहे थे उसको अकम्प्लिश करते होते हैं। सो होप सो आपको ये डायग्राम जो है ना थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि बैक एंड पे जो हम फ्रंट एंड पे जो हम सिर्फ क्या करें एक लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं, उसके बैक एंड पे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं और उनका फर्दर देखें ये लिंकेज है कि कौन से ऑपरेशन से कहां पर जाएगा, इनके फ्लो कहां पर होगा और वहां से फर्दर कहां पे जो है डेटा फ्लो होगा। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप इनके स्ट्रिंग स्ट्रीम की बात करें तो वहां से अगर आप किसी फाइल से अगर आप कोई स्ट्रिंग जो है ना फेच करवा रहे हैं तो वो पहले कहां जाएगी, फाइल के अंदर जाएगी और फाइल से कहां जाएगी, इनपुट स्ट्रीम में जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप जो है ना फाइल स्ट्रीम से कोई डायरेक्टली इनपुट ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि फाइल स्ट्रीम से आपके पास क्या जाएगी, इनपुट में जाएगी, या अगर आउटपुट है तो वो आउटपुट में जाएगी। देखें ओ से जहां पे भी ओ होगा ना तो इससे ये चीज जाहिर हो रही है कि आउटपुट की बात हो रही है। और अगर हम सिंपल एफ स्ट्रीम की बात करें तो हम उसका मतलब है कि हम इनपुट लेने जा रहे होंगे, या आई की अगर बात करें तो हम सिंपल इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप स्ट्रिंग स्ट्रीम की बात करें, स्ट्रिंग बफर की, तो एसटीआर से मुराद यहाँ पर क्या है कि हम जो है ना बफर की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम बफर की बात करें कि हम बफर में कुछ जो है ना वो डेटा को ले जाना चाह रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग से। तो बफर्ड इनपुट आउटपुट को अगर हम थोड़ा सा अब इसी चीज़ को मजीद एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा मजीद डिटेल में अगर हम इसको देखें, द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर एंड द स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सी इन, सी आउट, सी ई डबल आर एंड सी लॉग। सो वन बाय वन अगर हम इनको देखें तो ये क्या काम परफॉर्म करते होते हैं। बेसिकली सी इन का जो हमारे पास फंक्शन होता है, देखें
सी इन जो हमारे पास है ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास होती है। इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, एक होता है हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास का और एक होता है बेसिक इनके आई स्ट्रीम, उसके अंदर कैरेक्टर पास करते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है, या WC इन हम इसको कह रहे होते हैं। ये कॉरस्पॉन्ड करती होती है टू द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम डिफॉल्ट टू कीवर्ड। ये बेसिकली एक कीवर्ड के तौर पे काम कर रहा होता है। सी इन मैंने आपको ये बात पहले ही बताई भी है जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये क्या करता है, कीवर्ड होता है डिफॉल्ट स्ट्रीम के लिए जो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम को डिनोट करता होता है। उसके बाद सी आउट की अगर बात करें तो ये कॉरस्पॉन्ड टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम डिफॉल्टेड टू द डिस्प्ले कंसोल के डिस्प्ले से ये लिंक कर रहा होता है। हमें क्या कहते हैं, सी आउट से हमेशा जो है ना डिस्प्ले पर ही हमें कुछ ना कुछ नजर आता है, ये हमें डिस्प्ले के लिए। इसके अलावा CERR की अगर बात करें तो हमारे पास जो एरर्स आते हैं ये कॉरस्पॉन्ड करता है स्टैंडर्ड एरर से। स्ट्रीम के अंदर जो स्टैंडर्ड एरर आते हैं उनसे कॉरस्पॉन्ड करता होता है डिफॉल्टेड टू द डिस्प्ले कंसोल के डिफॉल्टेड जो है ना ये डिस्प्ले कंसोल पे हमें जो है ना रिजल्ट जो है ना वो शो करवाता होता है। उसके अलावा सी लॉग की अगर बात करें ये कॉरस्पॉन्ड करता है स्टैंडर्ड लॉग स्ट्रीम से और डिफॉल्टेड टू द डिस्प्ले कंसोल, ये भी डिफॉल्ट टू द डिस्प्ले कंसोल ही होता है बेसिकली। उसके अलावा अगर हम द स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें, फॉर्मेटेड आउटपुट इज कैरीड आउट ऑन स्ट्रीम्स बाय द स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखें जब भी हम फॉर्मेटेड कोई इनपुट या आउटपुट परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं तो हमें उसके लिए इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सी इन है तो हम उसके लिए भी देखें जो है ना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते होते हैं। सी आउट है तो उसके लिए इंसर्शन ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने मेंशन भी किया है कि देखें सी आउट है तो हम इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और सी इन है तो हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है ना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ एक थोड़ी सी काबिल गौर है वो ये कि सी इन सी आउट शेल बी दी लेफ्ट ऑपरेंड एंड द डेटा फ्लो इन दी डायरेक्शन ऑफ द एरो। देखें थोड़ी सी चीज़ गौर करने वाली है। अक्सर बच्चे ना एक छोटी सी उनको कन्फ्यूजन रह जाती है। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी ये कन्फ्यूजन अक्सर हुआ करती थी। वो क्या होता है कि सी आउट और सी इन के ऊपर कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना ये भूल जाता होता है। वो समटाइम गलती से ना ये वाला ऑपरेटर हम सी आउट पे इस्तेमाल कर लेते थे। जब मैंने भी स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी बेसिकली जब मैं BS में था तो ये गलती मुझसे भी होती थी जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो कि मैं इस सी आउट पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेता था और सी इन पे इंसर्शन ऑपरेटर समटाइम इस्तेमाल कर लेता था। तो ऐसा अगर आपने इसको याद रखना है तो सी आउट का मतलब क्या है कि प्रोग्राम से लेके हमने स्क्रीन को कुछ आउटपुट देनी है। तो जब आपके माइंड में ये बात रहेगी तो आपके लिए ये ऑपरेटर याद रखना आसान रहेगा कि हमेशा क्या होगा, सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा और सी इन के साथ क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कि हमने स्क्रीन से कुछ एक्सट्रैक्ट करवा के क्या करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है या कुछ भी हमने उस पर फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमने कुछ एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, स्क्रीन से या हमारा आउटपुट से। तो हमने वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करके लाना, तो उसके लिए आपको ये यार तो ये चीज़ जो काबिल गौर यहाँ पे वो क्या है कि फ्लो भी देख लें कि हमेशा प्रोग्राम से हमारे पास आउटपुट की तरफ फ्लो होता है, आउटपुट सिंक की तरफ होता है। और सी इन अगर हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर तो इसका फ्लो क्या होगा, देखें हमारे पास जो आउटपुट सिंक है वहां से कहाँ पे होगा, प्रोग्राम की जानिब इसका फ्लो होगा। Say the insertion and extraction operator are overloaded to handle fundamental types as int and double and classes. You can also overload these operators for your own user defined टाइप। बेसिकली जो हम मोस्टली इनको ओवरलोडिंग बेसिकली ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं ना हम, तो ओवरलोडिंग जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो इंटीजर या डबल इस किस्म के डेटा टाइप्स के लिए हम कर रहे होते हैं। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए भी ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं इन ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से। दी सी इन इंसर्शन एंड सी आउट एक्सट्रैक्शन रिटर्न अ रेफरेंस टू सी इन एंड सी आउट एंड दस स्पोर्ट कैस्केडिंग ऑपरेटर फॉर एग्जांपल। के सी आउट के अंदर आप देखें हमारे पास यहाँ पर देखें कि सी आउट क्या कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज आप इनके यूजर को इनके स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखें वैल्यू 1 वैल्यू 2 अप टू 100 जितनी भी हैं वो वैल्यूज आप प्रिंट कर सकते हैं जस्ट सिंगल सी आउट के थ्रू। सी इन इसी तरह से जितने भी आप इनपुट लेना चाहते हैं 1 2 3 जितने भी वेरिएबल्स के अंदर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आप इनपुट यहाँ पे ले सकते हैं और वो वैल्यूज क्या है उन्हीं स्पेसिफिक वेरिएबल्स के अंदर क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद दी आउटपुट स्ट्रीम क्लास की अगर हम बात करें, अभी हमने इनपुट की बात नहीं करें, हम सिंपल सिर्फ आउटपुट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। द आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज अ टाइप डिफाइंड टू बेसिक आउटपुट स्ट्रीम कैरेक्टर। इट कंटेन्स टू सेट ऑफ आउटपुट फंक्शंस, फॉर्मेटेड आउटपुट एंड
अनफॉर्मेटेड आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो किस्म के जो है ना वो आउटपुट फंक्शंस होते हैं, एक होता है फॉर्मेटेड, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड। तो अगर फॉर्मेटेड की हम बात करें, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कन्वर्ट्स न्यूमेरिक वैल्यूज फ्रॉम देयर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन टू अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज इन टेक्स्ट फॉर्म। के फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज को, उसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और अनफॉर्मेटेड के अंदर क्या होता है, आउटपुट फंक्शन आउटपुट्स द बाइट्स एज दे आर विदाउट फॉर्मेट कन्वर्जन। वो क्या होता है, जो आउटपुट फॉर्मेटेड के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे वो बाइट्स के फॉर्म में आ रहे थे, क्योंकि हम उन पे फर्दर कोई कन्वर्जन परफॉर्म नहीं कर सकते होते कि उसको हम बाइट के अलावा किसी और यूनिट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स वो अनफॉर्मेटेड के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमेशा बाइट्स की फॉर्मेट में ही आएंगे। The output stream class overloads the stream insertion operator for each of the C++ fundamental type unsigned long C++11 float double and long double. It converts a numeric value from its internal representation to the टेक्स्ट फॉर्म। कि ये क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है हमेशा इसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से टेक्स्ट फॉर्म के ऊपर, कन्वर्ट कर देता होता है। लाइक अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखें कि आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑपरेटर, क्या मतलब सी आउट, आउटपुट स्ट्रीम की बात करें तो सी आउट डॉट जो लगाते हैं उसके बाद जो भी ऑपरेटर लिखना चाहे वो टाइप, अगर हम उसके बाद हम उसकी जो भी टाइप है वो बता देते होते हैं। टाइप ऑफ इंट डबल ईटीसी किसी भी टाइप में हम कन्वर्जन करना चाह रहे होते हैं तो हम बता देते होते हैं। अभी हम आगे भी इसको देखते हैं और ये देखें एग्जांपल मेंशन है यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर रिटर्न अ रेफरेंस टू द इन्वोकिंग आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, हेंस यू कैन कंकैटिनेट ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर हमारे पास सी आउट में देखें तो एक ये क्या इंटीजर है, ये हमारे पास डबल है। उसके बाद अगर इसके बाद आप कोई और भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखें ये आपके पास क्या कर रहे हैं, कंकैटिनेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ये बात भी बताई हुई है कि हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर के थ्रू हम कंकैटिनेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक तो प्लस के साइन के थ्रू हम करते हैं कंकैटिनेशन अप्लाई, उसके अलावा हम क्या करते हैं इसके थ्रू भी इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, कंकैटिनेशन अप्लाई कर सकते होते हैं। उसके अलावा द ऑपरेटर इज आल्सो ओवरलोड फॉर द फॉलोइंग पॉइंटर टाइप, के जो हमारे पास ये फॉलोइंग पॉइंटर टाइप्स हैं इनके लिए भी, इनके अंदर भी हम क्या कहते हैं ओवरलोडिंग परफॉर्म करते होते हैं। लाइक ये देखें कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक का मतलब आप लोगों को पहले से पता है कि हम पॉइंटर्स के लिए हम स्टैटिक का इस्तेमाल करते होते हैं। कांस्टेंट साइंड कैरेक्टर अगर हम ये कोई इसके समय कोई डेटा भी इस्तेमाल करें उसके लिए भी हम, और उसके अलावा कांस्टेंट अनसाइंड कैरेक्टर है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ओवरलोडिंग है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं सी प्लस के अंदर। फॉर आउटपुटिंग सी स्ट्रिंग एंड लिटरल्स इट यूजेस द टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर टू डिसाइड द एंड ऑफ द कैरेक्टर अरे, कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर अरे होती है उसके एंड पे अगर हमारे पास कोई नल कैरेक्टर आ रहा है तो हम उसके बारे में अगर कुछ डिसाइड करना चाहते हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर के थ्रू डिसाइड कर सकते होते हैं कि हमें उस पर फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है या उसको रिजल्ट में इंक्लूड करना है नहीं करना, तो ये सारा काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। वॉइड स्टैटिक कैन बी यूज टू प्रिंट एन एड्रेस। तो आप एक बच्चे ने मुझसे सवाल भी किया था आपकी क्लास में से कि सर आप जो है ना सम पॉइंट्स पर वॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वॉइड स्टैटिक जो बेसिकली आज उसका जवाब आप अगेन मैंने उस वक्त आपको जवाब दिया था, अगेन यहाँ पर उसका जवाब आपको दिया जाता हूँ कि ये जो हम इस्तेमाल करते होते हैं कि हमने अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टाइप का अगर हम उसके डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं कर रहे देन उसके लिए भी हम क्या करते हैं वॉइड डिक्लेयर करते हैं। या फिर तो अगर हम किसी उसका एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसका पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वॉइड स्टैटिक के थ्रू हम उसका जो एड्रेस होता है उसको हम गेट करवा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये देखें कि कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 ये हमने एक अरे बना लिया स्ट्रिंग 1 के नाम से और इसको हमने इसके अंदर स्टोर क्या करवा लिया, एप्पल स्टोर करवा लिया। उसके बाद कैरेक्टर स्ट्रिंग इसके अंदर हमने स्टैटिक के बाद हमने क्या स्ट्रिंग 2 इसको हमने नाम दे दिया है स्ट्रिंग 2 का, और यहाँ पे हमने क्या स्टोर करवा दिया, ये एक वेरिएबल है बेसिकली लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है ऑरेंज, हमने इसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया, ऑरेंज स्टोर करवा दिया। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो हमने इनको प्रिंट करवाया। अब इनके रिजल्ट्स मैंने साथ साथ एक तरह से मेंशन कर दिए कमेंट की फॉर्म में, ठीक है ना, कि आप कमेंट्स के थ्रू इनके रिजल्ट्स को समझ सकते हैं। इनको प्रैक्टिकली रन करके भी आप देख सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, आप लोगों को आउटपुट्स नजर भी आ जाएंगे कि अगर हम स्ट्रिंग 1 प्रिंट करवाएंगे और लाइन को एंड कर देंगे तो ये क्या करेगा विद कैरेक्टर स्टैटिक प्रिंट सी स्ट्रिंग, कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगी स्ट्रिंग 1 एप्पल है ना, तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे हमारे पास।
इस केस में हमारे पास क्या होगा कि विद कैरेक्टर स्टैटिक प्रिंट सी स्ट्रिंग, इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, जो इसकी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं सी आउट वॉइड स्टैटिक स्ट्रिंग 1, तो इस केस में इसका जो एड्रेस है वो जो होगा ना वो टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेगा यहाँ पे, और टाइप कास्टिंग परफॉर्म करके वो क्या करेगा, इसका एड्रेस हमें दे देगा कि ये इस एड्रेस पर ये वैल्यू एप्पल जो है ना वो इस एड्रेस पर मौजूद है। इसी तरह अगर हम स्टैटिक कास्ट वॉइड स्टैटिक स्ट्रिंग 2 करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, विदाउट वॉइड स्टैटिक प्रिंट एड्रेस, कि वो वॉइड स्टैटिक के बगैर, टाइप कास्टिंग के बगैर हमारे पास क्या, रेगुलर जो कास्ट हम परफॉर्म कर रहे होंगे उसके बगैर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो हमारे पास जहां पे भी वो स्ट्रिंग पड़ी है वो उसका एड्रेस हमें शो करवा देगा। फ्लशिंग द आउटपुट बफर, क्या अब हम देखें आउटपुट बफर के अंदर रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो गया, आ गया है। अब हम उसे फ्लश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं मेमोरी में से, वो किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फ्लश मेंबर फंक्शन और मैनिपुलेटर। क्या हमने क्या करना है, मेंबर फंक्शन को या तो फ्लश कर दें, खत्म कर दें। फ्लश से मुराद क्या है कि आप उसको बिल्कुल खत्म कर दें, मेमोरी से ही निकाल दें, कि आपके प्रोग्राम जो मेमोरी में रिजाइड कर रहा है उसे मेमोरी से बिल्कुल निकाल दें, फ्लश कर दें, वॉश आउट कर दें। तो हम उसके लिए क्या फ्लश मेंबर फंक्शन और मैनिपुलेटर के, मेंबर फंक्शन और मैनिपुलेटर में से किसी को हम क्या कर देते हैं, फ्लश कर देते हैं। अगर मेंबर फंक्शन को फ्लश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम किस तरह से फ्लश कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम एंड फ्लश का फंक्शन होता है। लाइक अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो देखें सी आउट हेलो प्रिंट करवाया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, सी आउट डॉट फ्लश, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मेंबर फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। या मैनिपुलेटर का अगर हम फ्लश करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट हेलो और उसके बाद फौरन ही हमने क्या कर दिया, फ्लश लिख दिया। लेकिन अब ये देखें इसमें और इसमें एक फर्क है कि यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट कॉल करवा के उसको फ्लश करवा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है। तो ये मेंबर फंक्शन के लिए, ये है मैनिपुलेटर के लिए। मैनिपुलेटर के लिए हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको क्या करवाते होते हैं, फ्लश करवाते होते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेथड होता है उसमें क्या कहते हैं कि ENDL का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ENDL मैनिपुलेटर विच इंसर्ट्स अ न्यू लाइन एंड फ्लश दी बफर, कि उससे क्या होगा कि वो जो लाइन होगी एक तो वो भी खत्म हो जाएगी और बफर भी क्या हो जाती है, फ्लश हो जाती होती है। आउटपुटिंग अ न्यू लाइन कैरेक्टर बैकस्लैश एन मे नॉट फ्लश द आउटपुट बफर बट एंड लाइन डज। जो हम बैकस्लैश लगा एन लिखते होते हैं ना जब प्रोग्राम लिखते हुए, तो उससे क्या होता है कि जो बफर है वो फ्लश नहीं होती, बफर एग्जिस्ट करती रहती है, रिजाइड करती, सिर्फ लाइन चेंज हो जाती है। जबकि ENDL के इस्तेमाल का बेनिफिट क्या होता है कि एक तो बफर भी जो है वो फ्लश हो जाती है और लाइन भी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। उसका सिंटैक्स है हमारे पास कि आउटपुट स्ट्रीम एंड ENDL, इनके जो भी सी आउट और हम जो आउटपुट स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं उसके बाद एंड ENDL लिख देते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाता है, हमारे पास लाइन भी ब्रेक हो जाती है और बफर भी क्या होती है, खत्म हो जाती है, फ्लश हो जाती है। तीसरा मेथड जो है वो सी इन आउटपुट बफर इज फ्लश्ड व्हेन इनपुट इज पेंडिंग, कि जब इनपुट क्या हो, पेंडिंग होती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास अगर हम उसे फ्लश करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, तो सी आउट एंटर अ नंबर, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, देन क्या किया, इंट नंबर। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर क्या करें, इनपुट ले रहे हैं। इस केस में क्या है, फ्लश आउटपुट बफर सो एज टू शो दी प्रमोटिंग मैसेज। अब देखें इस केस में आपने देखोगे जैसे यहां पर प्रोग्राम आता है तो वो क्या करता है, रुक जाता है, जो आउटपुट बफर होती है उसे फ्लश कर देता है, अब इनपुट बफर में आ जाता है वो। तो अब इनपुट बफर जो है ना वो मेमोरी में जो है ना वो लोड होती है और मेमोरी में रिजाइड कर रही होती है। आउटपुट बफर जो है ना वो मेमोरी से ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, जैसे हम सीन की कमांड को जो है ना वो कॉल करते हैं। अब अगर हम आई स्ट्रीम के लिए इनकी इनपुट स्ट्रीम की क्लास के लिए 1 बाय 1 इसी तरह से डिस्कस करें तो उसका काम भी तकरीबन यही है, लेकिन जो है ना जस्ट क्या है, स्ट्रीम थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी आउटपुट स्ट्रीम वाला ही काम तकरीबन होता है। सिर्फ क्या है, इनपुट स्ट्रीम के अंदर हम इनपुट ले रहे होते हैं और उसको हम क्लियर कर रहे होते हैं या उसको फ्लश कर रहे होते हैं, जबकि आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, आउटपुट को फ्लश कर रहे होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इनके मेथड्स डिफरेंट हैं, तो हम उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इन फॉर्मेटिंग इनपुट वाया ओवरलोडिंग द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इट कन्वर्ट्स द text from a stream of character into internal representation such as 16, हम इसको 16 बिट में भी कन्वर्ट करते हैं, 32 बिट में भी करते होते हैं, उसके अलावा 64 बाइट्स में भी कन्वर्ट करते हैं, डबल में भी कन्वर्ट करते होते हैं। तो डिफरेंटली हमारे पास क्या है, कन्वर्जन टाइप्स होती हैं जिनके अंदर हम कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अक्सर आपने थोड़ा सा अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम अक्सर मेंशन करते हैं कि अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है .int32, .int32, 64, .int16, .int8, तो डिफरेंट टाइप कन्वर्जन होती है जो हम परफॉर्म करते होते हैं।
in uniform in unformatting inputs such as get line read it reads the character as they are without conversion। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब गेटर सेटअप मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, तो गेट कर रहे होते हैं या हम कोई लाइन स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक लाइन प्रोग्राम में से गेट करना चाहें उसके लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा रीड इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके अंदर इस तरह से करते होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें फॉर्मेटिंग इनपुट बाय द ओवरलोडिंग स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो इसमें हम क्या करते होते हैं, द आईस्ट्रीम क्लास ओवरलोड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फॉर ईच ऑफ द C++ फंडामेंटल टाइप double and sorry for inconvenience, the iStream class overloads the extraction operator for each of the C++ fundamental type unsigned long C++11 float double long double। ये बेसिकली हम क्या डिफरेंट हमारे पास टाइप होते हैं जिनमें हम फर्दर कन्वर्जन जो है ना परफॉर्म करते हैं। इनपुट के लिए भी हम करते होते हैं और आउटपुट के लिए भी ये कन्वर्जन जो है ना हम परफॉर्म करते होते हैं। It performs formatting by converting the input text into the internal representation of the respective type। कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो आउटपुट थी हम उसमें एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं हम किसी भी रिस्पेक्टिव टाइप के लिए, चाहे वो इंटीजर है, चाहे डबल है, चाहे फ्लोट है। तो उसका जो हमारे पास फॉर्मेट होता है वो कहता है आईस्ट्रीम एंड ऑपरेटर, और टाइप के बाद एंड लगाते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ इंट या डबल या फ्लोट या जिस भी टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस टाइप के अंदर जो है कन्वर्जन परफॉर्म कर लेते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ये काम परफॉर्म भी किया, बल्कि एक दो प्रोग्राम्स के अंदर जब मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसमें क्या करते थे, आप इंट लिखते थे और इंट लिखने के बाद आगे अपनी स्टेटमेंट लिख लेते थे या वेरिएबल लिख देते होते थे, तो वो क्या करता था, कन्वर्जन परफॉर्म करता था, उस टाइप में उस वेरिएबल की वैल्यू को कन्वर्ट कर देता था। The extraction operator returns a reference to the invoking iStream object, hence you can concatenate operation, for example C in, ये देखें सी इन के अंदर भी हम मल्टीपल इनपुट्स जो है ना वो एट अ टाइम हम ले सकते हैं, जैसे सी आउट में हम ले सकते होते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम उसका इस्तेमाल कर लेते होते हैं। देन उसके अलावा अगर हम कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग इनके कैरेक्टर पॉइंटर की बात करें, कांस्टेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर पॉइंटर हमारे पास अवेलेबल है या कांस्टेंट अनसाइंड कैरेक्टर पॉइंटर अवेलेबल है, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर इनपुटिंग सी स्ट्रिंग इट यूजेस वाइट स्पेसेस एज डेलिमीटर एंड एड्स आर टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर्स टू द सी स्ट्रिंग। इस केस में क्या करता है कि टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर जो है ना वो स्ट्रिंग के लास्ट में जो है ना वो हमारे पास ऐड कर देता होता है। फॉर एग्जांपल टू डू रीड सी स्ट्रिंग इनपुट, तो इस केस में हमारे पास क्या है कि हम जो भी इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग टाइप के हम इनपुट ले रहे हैं तो हमारे पास जब ये ब्रेक करने लगते हैं, सी इन की स्टेटमेंट को कंप्लीट करने लगता है, तो उसके बाद आपने देखा वो कर्सर लास्ट में जो है ना तो ब्लिंक कर रहा होता है और वो वहां से एक स्पेस ऐड करके, वो अगर हमने लाइन ब्रेक किया तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, अदरवाइज वो एक स्पेस ऐड कर देता है। तो हम इस तरह से इसमें स्पेस, उसके बाद फ्लश अगर हम इसको करना चाहें कि इनपुट स्ट्रीम को इनके इसको हम फ्लश करना चाहें तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, या इग्नोर, इसके लिए हमारे पास क्या इग्नोर का एक मेथड होता है, ये फंक्शन होता है, इसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन यूज इग्नोर टू डिस्कार्ड कैरेक्टर इन द इनपुट बफर आईस्ट्रीम एंड इग्नोर इंट n इज इक्वल टू 1 इंट डिलाइम इज इक्वल टू EOF। रीड एंड डिस्कस अप टू n कैरेक्टर और डिलाइम विच एवर कम्स फर्स्ट, कि अगर हमारे पास दोनों में से कोई कैरेक्टर पहले आ रहा है या कोई डिलाइम पहले आ रहा है, दोनों में से किसी को भी अगर हम रीड करना चाह रहे हैं और डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। सी इन डॉट इग्नोर, इग्नोर का हमने मेथड कॉल किया और देखें न्यूमेरिक लिमिट्स लेस देन स्ट्रीम साइज ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस जो एग्जांपल के केस में आपके पास जो वो इग्नोरेंस परफॉर्म करेगा वो प्रोग्राम के कंप्लीशन पे के एंड ऑफ फाइल पे वो क्या करेगा, वो इसको इग्नोर करेगा, किसको, सी इन बफर को हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, एक लाइन के एंड पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी इन डॉट इग्नोर न्यूमेरिक लिमिट्स आप बताएंगे कि ये लिमिट है, उसके बाद स्ट्रीम का साइज बता दें कि स्ट्रीम का साइज कितना होना चाहिए, और मैक्स लिमिट उसकी हम फिक्स कर देंगे, मैक्स मेथड के कॉल करवा के हम, ठीक है, और बैक स्लैश एन कर देता कि लाइन के हम ये बता रहे हैं कि बैक स्लैश एन का मतलब क्या कि लाइन के एंड पर हमने क्या परफॉर्म करना है, इग्नोर का जो फंक्शन है वो हमने कॉल करवाना है। तो इसके थ्रू क्या होगा, वो लाइन के एंड पे क्या होगा, इग्नोर का फंक्शन कॉल करवा लेगा। सो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह इस के टॉपिक को मजीद अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।